बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए अब तक तालिबान, टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सरदर्द बने हुए हैं, लेकिन अब डकैत भी उसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान को यूएई के सामने नाक रगड़नी पड़ी है। पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए आपको ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखनी है। इन पोस्टर को, इन तस्वीरों को, इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की, उसकी आवाम की, शहबाज की नींद उड़ा रखी है, उनकी नाक में दम कर रखा है। कौन है ये लोग? क्यों इनके पोस्टर जारी किए गए हैं? क्यों इनके नाम पर इनाम का ऐलान किया गया है? ये आज हम आपको बताएंगे। जमील, मुनीर उर्फ मुनी, शाहिद, इब्राहिम, शाहू मांडा, वजीर उर्फ वाडा, आशिक, छालू बखरानी, आलमगीर, शेरा। ये नाम उनके हैं जिन्होंने पाकिस्तान में दहशत मचा रखी है, लोगों के दिलो दिमाग में खौफ भर रखा है। ये सारी तस्वीरें डकैतों की हैं, जिनसे पाकिस्तान हलकान है, परेशान है। पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से घिरा है। एक तरफ तालिबान और टीटीपी लड़ाके उस पर कहर बरपा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अलग मोर्चा खोल रखा है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 8 तारीख को ब्लैक डे का ऐलान कर रखा है। अमेरिका ने फंडिंग रोक दी है। इन सब के बीच पाकिस्तान इन डकैतों से थर्रा रहा है। पाकिस्तान के सबसे अमीर माने जाने वाले राज्य पंजाब ने 40 खतरनाक डकैतों के नाम और फोटो जारी कर उनकी गिरफ्तारी पर 25 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का इनाम जारी किया है। सरकार ने इन पर इतना भारी भरकम इनाम क्यों रखा है, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। डकैतों का यह गुट इतना खतरनाक है, पुलिस काफिले पर रॉकेट से हमला करके कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार चुका है। ये पाकिस्तान के पंजाब में लोगों का अपहरण कर खुलेआम फिरौती मांगते हैं। ये डकैत इतने शक्तिशाली हैं कि पाकिस्तान की पुलिस, खुफिया एजेंसी और सेना भी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इनमें से कई डकैतों ने अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी करना भी शुरू कर दिया है। शाहिद बलोच नाम के एक डकैत ने तो अपने चैनल को बाकायदा सब्सक्राइब करने का अनुरोध किया है। यह स्थानीय डकैत गिरोह पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के सीमावर्ती जिलों में सक्रिय हैं। ये पुलिस पर हमले करते हैं, लोगों की फसलें जला देते हैं, फिरौती के लिए अपहरण करते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं, गांवों में धावा बोलते हैं। इसी से परेशान पंजाब सरकार ने कच्चा इलाके में सक्रिय 40 खतरनाक डकैतों के नाम और फोटो जारी कर इन पर इनाम जारी किया है। नई लिस्ट में इन्हें पकड़ने पर 50 लाख और 25 लाख पाकिस्तानी रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। इससे पहले सूची में 1 करोड़ रुपए के इनाम वाले 20 हाई प्रोफाइल डकैतों को शामिल किया गया था। ये डकैत इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये डकैत एक्टिव है बेसिकली सदर्न पंजाब, जिसको कच्चा रीजन बोलते हैं। बेसिकली रिवराइन ट्रेन है, आसपास जंगल है, यहाँ सिंध का इलाका है। इन इलाकों में काफी ये गैंग्स घूम रहे हैं, और खासकर से जब तक इकोनॉमिक बदहाली आई है पाकिस्तान में, तो इन गैंग्स को रिक्रूटमेंट की कोई कमी नहीं है। सोचिए, जो पाकिस्तान अपने देश में रह रहे डकैतों का सामना नहीं कर पा रहा, वो तालिबान और टीटीपी का सामना कैसे करेगा? यही वजह है कि ये कभी तजाकिस्तान तो कभी यूएई के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तालिबान ने यूएई के कहने पर पाकिस्तान सीमा के करीब रहने वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कुछ परिवार के सदस्यों को अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर किया है। पाकिस्तान लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था, लेकिन तालिबान ने इससे इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान मदद के लिए यूएई के पास पहुंचा था। अफगानिस्तान में कुछ परिवारों को जो टीटीपी के थे, अफगानिस्तान बॉर्डर से तालिबान ने हटा के थोड़ा सा इंटीरियर में कर दिया है। हल्की सी मतलब एक किस्म की राहत, जिससे कि वो टीटीपी का फाइटर्स एट विल जो आ जा रहे थे, थोड़ी सी उसमें रुकावट आएगी, खास फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऑन ग्राउंड अटैक्स में कोई कमी नहीं आई है। तालिबान अभी भी कमिटेड है कि भी हम टीटीपी की मदद से इस्लामिक राष्ट्र बना के रहेंगे पाकिस्तान को। जिस तरह अफगानिस्तान है, उसी तरह पाकिस्तान भी बनेगा, वैसे का वैसा ही, वैसे ही बुरके
वैसे ही कौड़े, सब कुछ वैसा ही हम कराएंगे। वो उसमें कमिटेड, हम उस पर काम कर रहे हैं। मतलब साफ है, शहबाज सरकार हर तरफ से बुरी तरह से फंस गई है। उसे समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, इन मुसीबतों से निकले तो निकले कैसे। कुल मिलाकर दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला पाकिस्तान आज उसी गड्ढे में गिर गया है, जिससे बाहर निकलना अब उसके लिए बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये पाकिस्तान को हो क्या गया है? पाकिस्तान चारों तरफ से घिर रहा है। आपको पता है कि एक तरफ टीटीपी यानी कि तालिबान तहरीक पाकिस्तान लगातार उनकी नाक में दम कर रखा है, और नाक में दम करते हुए दूसरी तरफ जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति यह है कि बलूचिस्तान लगातार उसके लड़ाके, उसके जवान मारे जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान अंदर से भी राजनीतिक तौर पर घिरा हुआ है, और अब डकैतों ने पाकिस्तान की शहबाज की नाक में दम कर रखा है। वो डकैत जो 50-50 लाख रुपए फिरौती मांग रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान के एक पत्रकार हमारे साथ थे, हम चर्चा भी कर रहे थे उनसे। उन्होंने कहा कि साहब अब वो पाकिस्तान नहीं है 1971 का, ये आज का पाकिस्तान है, और ये वो आज का पाकिस्तान है कि अमेरिका के भी पैर कांपते हैं पाकिस्तान के कारण। मुझे हंसी आई, लेकिन क्या करें, पाकिस्तानी चश्मा जो उन पत्रकार महोदय की आंखों पर चढ़ा हुआ था। लेकिन अब स्थिति भारत से छोड़िए, अमेरिका से छोड़िए, डकैतों से नहीं लड़ पा रहा है पाकिस्तान। वो डकैत जो पाकिस्तान की नाक में दम कर रहे हैं, और पाकिस्तान को यूएई से मदद मांगनी पड़ रही है। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, कितने फ्रंट पर पाकिस्तान घिरेगा? पाकिस्तान तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। कल भी आपके चैनल पे ये बात हो रही थी कि अभी जो टीटीपी के लोगों ने उनके 2 सोल्जर्स को मार दिया और बलूचिस्तान जो है उधर से उनको घेरे हुए है। तो जो इतनी पाकिस्तान ने जो इतने टेररिस्ट पाले हैं, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान को इन्होंने बनाया है, सपोर्ट किया, तो उसका फल तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। पर इसके साथ में हैरानी की बात यह है, ये सब कुछ होते हुए भी अभी भी जो है ISI जो बांग्लादेश में उनके चीफ गए थे लेफ्टिनेंट जनरल मलिक, और वहाँ पर जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो एरिया है, वहाँ पर रंगपुर गांव में रेकी वगैरह की है, तो वो वहाँ पे डिस्टरबेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इंडिया के अगेंस्ट में वहाँ टेररिस्ट पैदा किए जाएं, उल्फा को एक्टिवेट किया जाए और इस तरह की वहाँ की स्पाइंग की जाए। तो इस तरह की हरकत अपना इधर का संभल नहीं रहा है, और दूसरों के साथ में, और ये तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो उनके यहाँ तो वो खुद ही गड्ढे में गिरता है, वही हाल पाकिस्तान का हो रहा है। और जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है कि वहाँ की जो आर्मी है वो प्रोफेशनल नहीं है, वो बिजनेस करती है, और वहाँ के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो तालिबानियों को यूरेनियम के खदानों में ले जा करके वहाँ पर उनको पैसे लेते हैं उनसे, और खदानों से यूरेनियम ले जाते हैं भर के, और यूरेनियम उनके हाथ में जाता है न्यूक्लियर मटेरियल, जो है न्यूक्लियर मटेरियल से एक डर्टी बॉम्ब बनाकर उसका खतरा पैदा हुआ है। तो इस तरह की जो अफरा तफरी पाकिस्तान के अंदर में है, पॉलिटिकल टर्मोइल वहाँ पे है, प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, तो इस तरह से उनको जो है कोई फंड देने के लिए तैयार नहीं, तो बहुत बुरा हाल है। और ये सब उनके विचार हैं वो ठीक नहीं है, जो उनकी एक्टिविटी हैं वो ठीक नहीं है, जो उन्होंने टेररिज्म को, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो सब कुछ इस तरह से ये हालात पैदा हुए हैं। बाकी वहाँ की आर्मी का कंट्रोल है, सब आर्मी के इशारों पे नाचते हैं, और आर्मी अपने आप को रेलेवेंट दिखाने के लिए ये सब कुछ एक्शन करते रहते हैं, उनको डर दिखाते रहते हैं, जिससे कि उनकी रिलेवेंट बढ़ी रहे और उनको फंड्स मिलता रहता है। पूरी आर्मी वहाँ के खेल खेल रही है, तो ये एक तरह का स्थिति हो रही है, तो बहुत ही बुरा हाल है पाकिस्तान। बहुत ही बुरा हाल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कोई पत्रकार इस वक्त हमारे साथ होता या पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ होता तो कहता कि आप तो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा बनाते हैं, आपने पाकिस्तान को लेकर जो सोच रखा है वही दिखाते हैं। बल्कि हम तो तमाम उन डकैतों की तस्वीरों को दिखा रहे हैं जिनके ऊपर बाकायदा इनाम रखा गया है, और शहबाज की हालत खराब है, शहबाज परेशान है, उनकी पूरी हेकड़ी इन डकैतों ने निकाल दी है। और ये कोई मामूली डकैत नहीं है, ये वो डकैत हैं जिन्होंने कई सारे जघन्य अपराध किए हैं। और ये स्थिति है बंसल साहब कि यूएई से पाकिस्तान को इन डकैतों के खिलाफ मदद मांगनी पड़ रही है। क्या ये इन डकैतों के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये वो हैं
जो तालिबानी समर्थक हैं, क्या ये वो हैं जो अंदर के जंगल के इलाकों में तालिबान इनको पालता पोसता है अपनी मदद के लिए? कौन है ये? या वो डकैत हैं कि जिन सेना ने इनको पाला और अब ये उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ही संकेत दे रहे हैं? क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे टीटीपी को सेना ने, पाकिस्तान की सेना ने पाला था, जो अब सांप बन गया है, पाकिस्तान को ही डस रहा है। बिल्कुल, जो इन्होंने पाले हैं अंदर की बात वही सब जानते हैं। और ये जो एक मैं यहाँ पे तो वही इनको दुखी कर रहे हैं अभी। जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था, जो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस की थी, इनकी कंट्री में आई थी, उन्होंने कहा था जो आप सांप पाल रहे हैं अपने आंगन में, वो ये मत सोचिए कि आपको नहीं काटेंगे और सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे। तो वो सांप इनको ही काट रहे हैं और वो चाहते थे कि उनके पड़ोसी भारत को काटें। भारत ने तो उनका फन चुन दिया है, जितने भी सांप देता है इसका, और कोई अगर फन उठाता है तो उसको कुचल दिया जाता है। और ये जो है इनको ही काट रहे हैं अभी। और जहां तक आपने ये कहा कि भारत के ऊपर कहते हैं हम, जो भारत का मीडिया दिखाता है, ये सारे इंटरनेशनल मीडिया के जो आंकड़े होते हैं उनके ऊपर बात है। सारा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो भी इनके कारनामे हैं, जो इनके यहाँ एक्टिविटी है, जिस तरह की वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, ये सब इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू होता है। बस उनके पत्रकार, कुछ अच्छे पत्रकार भी हैं, जैसे आरजू काजमी है, वो सही बात करती है, उनको आईना दिखाती है जिससे कि उसमें कुछ सुधार आ जाए। बाकी पत्रकार जो हैं वो पाकिस्तान के, क्योंकि वहां पर धमकियां मिलती हैं इनको, ये कोई फ्री तो है नहीं। वो तो जिस आरजू काजमी को भी धमकियां मिली हैं काफी, कि भाई अगर आप सही बात करेंगे तो आपको उठा लेंगे, और ऐसी ऐसी बातें वहां पे चलती हैं। तो सच तो पत्रकार बोल ही नहीं सकते। तो इसलिए वहां पे तो एक बिल्कुल हाल खराब है, हालात। जी, ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की हालत ख़राब है। लेकिन जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अचानक से जिस तरीके से जो बाइडन गए हैं, ट्रंप आए हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उम्मीद ट्रंप से हो सकती है? मैं ये सवाल इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो बाइडन के रहते हुए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चाइना की तरफ झुक गया, और चाइना का संकेत साफ है कि वो सीधे ना आते हुए, प्रत्यक्ष तौर पर ना आते हुए, अप्रत्यक्ष तौर पर पीछे से किसी भी देश को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर भारत हो। आपको लगता है कि जो बाइडन का जाना, ट्रंप का आना अब एक बड़ा संकेत देगा और पाकिस्तान के लिए इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति होगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी ट्रंप के आने से तो और ज्यादा उनको खराबी होगी, क्योंकि देखिए, जब ट्रंप के प्रशासन में, ये ट्रंप ने मान लिया था, ट्रंप के प्रशासन में, कि पाकिस्तान ने हमारे साथ में धोखा किया है, हमसे अमेरिकी डॉलर लिए और उधर डबल गेम खेला इन्होंने, तालिबान को सपोर्ट किया, और फिर अपने तालिबान को जो है वहां से अमेरिका को अपनी फौज हटानी पड़ी। और फौज हटाने के बाद में जो $80 बिलियन के जो हथियार वहां पे थे, तो पाकिस्तान से कहा था कि इन हथियारों को निकालने के लिए हमारी मदद करिए। मदद इसलिए करिए कि जो अफगानिस्तान है एक लैंड लॉक कंट्री है, वहां से जहाज के पानी के थ्रू नहीं ले जा सकते। तो पाकिस्तान की जब मदद मांगी तो पाकिस्तान ने मदद नहीं दी। पाकिस्तान ने सोचा कि तालिबान तो सिर्फ हमारे ही इशारों पे नाचेगा, हमने इनको रखा है और ये हथियार तो हमारे ही हैं, हमारे इस्तेमाल में आएंगे। अब उल्टा हो रहा है कि तालिबान के जो हथियार हैं वो तालिबान इनके ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, तहरीक तालिबान कर रहा है। उधर जो इसमें पश्तून में, खैबर पश्तूनिया के अंदर में दुरेन लाइन पे जो ये बार वगैरह लगाना चाहते हैं, उनको तालिबान तैयार नहीं हो रहा है। जब इन्होंने टेररिस्ट के नाम पे वहां पे ये अटैक किया अफगानिस्तान के अंदर, 46 सिविलियन निर्दोष मार दिए गए। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है पाकिस्तान की, ये जो मतलब सिंसियर एक्टिविटी नहीं है। और रही चाइना की बात, चाइना तो अपना मतलब सिद्ध करता है। और जब चाइना के लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, खास करके बलूचिस्तान में, जहाँ के संसाधनों को पाकिस्तान दोहन कर रहा है, वहाँ की जनता को एक त्राही त्राही माम मचा हुआ है, और वो दोहन करके चीन के हवाले कर देता है। तो चीन के लोगों को फिर वो मारते हैं वहाँ पे, जब वो मारते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर फिर प्रेशर आता है। तो ये तो सारी दुनिया जानती है। तो चीन तो कर्ज के जाल में फैलाता है, किसी के साथ कोई सिंसियरिटी है नहीं। और पाकिस्तान जो है वो जहाँ पे कोई उनकी भी सिंसियरिटी नहीं है, जिधर उनको कोई पैसा या डॉलर नजर आते हैं वो उधर को झुक जाते हैं। कोई अपनी स्थिर नीति नहीं है। ये तो इनके जो पहले इनके वजीर आजम थे, खान साहब ने ये कहा था कि देखो, भारत की एक स्ट्रॉन्ग नीति है कि वो पेट्रोल या ऑयल खरीद रहे हैं रूस से, और उनकी अपनी स्थिर नीति है। जबकि पाकिस्तान की जो
फॉरेन नीति है, इनकी जो पॉलिसीज हैं वो कोई और ही डिक्टेट करता है। चाहे उसको चाइना ले लीजिए, जब इनको अमेरिका से डॉलर चाहिए होते हैं या उनसे कुछ मिलता है तो उधर झुक जाते हैं। अब जो अरब देश हैं वो भी इनको, सऊदी अरबिया ले लीजिए, यूएई भी उतना ख्याल नहीं करते जितना पहले करते थे। तो इस तरह से पाकिस्तान के जो हैं ये अपने ही ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और जब तक ये अपने यहाँ आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेंगे, एक जो है सिंसियरिटी वहाँ नहीं आएगी, फौज जो है एक अपना बिजनेस नहीं छोड़ेगी, करप्शन खत्म नहीं होगा और वहाँ की जनता को भरपेट खाना मिलेगा, तभी जाकर के वहाँ कोई एक शांति या कोई अच्छा माहौल बन सकता है। बंसल साहब, एक बात समझ में नहीं आती है, एक बात समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका व्यापार तहस नहस हो चुका है, उसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो लगातार खराब होती जा रही है। इमरान खान अंदर हैं, अभी हाल ही में ब्लैक डे मनाने की बात उन्होंने की है, बलूचिस्तान एक तरफ पर है, टीटीपी है, तालिबान से पंगा हुआ पड़ा है, तमाम सारी चीज़ें। इसके बावजूद भी फटे में टांग अड़ाने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश में पहुंच रहा है, वहां जाकर वो संकेत दे रहा है। यहां डकैतों की स्थिति उससे संभल नहीं पा रही है, उसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, और वहां बांग्लादेश जाके वो गलवैयां कर रहा है भारत के खिलाफ। इसका संकेत समझ में नहीं आया, आखिर ये है क्यों, इसके पीछे कौन है? देखिए, इसके पीछे जो मैंने बताया, ये आईएसआई जो है वो अपनी फौज को एक रेलेवेंसी देने के लिए वो इस तरह की हरकत करती रहती है। इनकी प्रोफेशनल फौज है, हिंदुस्तान के साथ में वो डायरेक्ट लड़ाई कर नहीं सकते, फेस नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉक्सी वार लड़के ये टेररिस्ट जो है हमने खत्म कर दिए थे, फिर भी कुछ इन्होंने अभी भेजे थे कश्मीर के अंदर में, वहां पे फिर सख्ती हुई, कोई टेररिस्ट अभी वहां पे नहीं जा पा रहा है या कोई इनके इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है सख्ती ज्यादा होने की वजह से। तो इन्होंने अब गेम खेलना शुरू कर दिया है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये कहते हैं जी हमारा पिछड़ा भाई है, उनसे हम मिले। पिछड़ा भाई क्या होता है? वो पिछड़ा भाई ऐसा होता है या तो किसी डिसास्टर में गुम हो जाए या मेले में गुम हो जाए, वो तो पिछड़ा भाई है ही नहीं। वो तो इन्होंने, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ, सो कॉल्ड बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, इनके साथ में सौतेरे भाई से भी बुरा व्यवहार करके 30 लाख लोगों को मार दिया, 3 लाख औरतों के साथ बलात्कार किया, और उसको ये कहते हैं हमारा पिछड़ा भाई है। और भारत जो एक पड़ोसी है उन्होंने बचाया। अब क्या है, बांग्लादेश के अंदर में जो कट्टरवादी हैं, पहले भी थे, जमात इस्लाम है या पीएनपी है, तो इनके वो लोग शेख हसीना के जाने के बाद में वहाँ पे कट्टरवादियों का एक बोलबाला हो गया, उनकी पकड़ में आ गया है। और कट्टरवादी जो थे रजाकार, वो पहले से ही पाकिस्तान के साथ में थे, और वो पाकिस्तान को फिर दोबारा वहाँ पे उनका बेस बनने दे रहे हैं। आर्मी के साथ उनका कांटेक्ट हो रहा, आईएसआई वहाँ जा रही है। जैसे मैंने अभी बताया था कि आईएसआई के चीफ वहाँ पे गए थे, और उनकी सेना जो है ट्रेनिंग के नाम पे भी वहाँ आना जाना, उनकी जो उनके लिए वीज़ा वगैरह ये सब कुछ ख़त्म करके अभी पाकिस्तान को जो है वो बांग्लादेश को अपने चंगुल में फंसा रहा है। बांग्लादेश की स्थिति खराब है, बांग्लादेश इस बात को अच्छी तरह से समझता है। जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ की आवाम है, ये समझती है कि उनका भारत से फायदा है। और दूसरा आप एक बात देखिए कि इनके कुछ कॉमन है ही नहीं। जो बांग्लादेश की संस्कृति है या उनकी जो अपनी है, तो उनके साथ मेल खाती ही नहीं है। तो वो तो बांग्लादेश के लोग तो उनको पसंद करते ही नहीं है। फिर भी ये वहां पर जाकर जबरदस्ती, जो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है या कुछ कंट्रीज की, कि वो एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करके और वो बना के रखते हैं, वही हालात जो है पाकिस्तान ने किए हुए हैं, जो कि अभी ये बांग्लादेश में करने जा रहा है। और बांग्लादेश में वहाँ उनको उकसा रहे हैं, और उकसाने के नाते से वहाँ पे भी सरिया कानून करने की बात करते हैं, वहाँ के जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलने की बात करते हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर में जो टीटीपी कहता है कि जी हम यहाँ पर सरिया कानून लाएंगे, तो ये सब इसी चक्कर में ये बर्बाद हो रहे हैं। और बांग्लादेश की इकोनॉमी जो पहले अच्छी थी उसको भी बर्बाद हो ही गई है, और बच्चे कुचे को पाकिस्तान बर्बाद कर देगा। जी, मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो भद्द है वो लगातार पिट रही है, बावजूद पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। अमेरिका से जो बहुत सारी रसद, बहुत सारी इमदाद आती थी, कई सारी एनजीओ को जाती है, और ये कहा जाता है कि वो एनजीओ हैं जिनमें सेना के ही लोग बैठे हुए हैं, सरकार के ही लोग बैठे हैं। पैसा आता है, वो पैसा में भ्रष्टाचार होता है और घूमकर वो वापस विदेशों में चला जाता है। अब तो वो रसद भी बंद हो गई, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जो अभी आपने जो अमेरिका के अंदर में ट्रंप के आने के बाद में 100 दिन के लिए बिल्कुल बाहर की एड्स बंद कर दी है।
और उसमें अमेरिका क्या करता था कि $2 बिलियन जो है वो इसलिए खर्च होते थे कि बाकी जगह फ्रीडम रहे, डेमोक्रेसी रहे। तो वो डेमोक्रेसी फ्रीडम के नाम पर जहां वो मैनिपुलेट करने के लिए होता था, और वो पाकिस्तान में भी जैसे इस तरह के जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थी या जिनको एनजीओ बोलते थे, तो इस तरह की एक्टिविटी करते रहते थे। तो अब वो एड्स बंद हो गई है, तो अब जो है ना वहाँ पर और टेररिस्ट के अटैक बढ़ेंगे, क्योंकि जब कुछ पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, जनता भूखों मर रही है। पहले भी वहां पे आपने देखा है कि वहां इन्होंने गधे बेच करके अपने एक थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से आ जाए, अनाज आ जाए, लाइन लगी रहती है। और जो इस तरह की जो स्थिति है वहां, तो स्थिति बड़ी खराब है, और वो खराब बद से बदतर होती जाएगी। और इसलिए अब मुझे ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर में जो पहले इनके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल को बेचा, रोग स्टेट्स को वो न्यूक्लियर मटेरियल बेच करके, और वहाँ के कहीं दुनिया भर में जो ये इस तरह के न्यूक्लियर मटेरियल बेच करके अपनी इकोनॉमी कई बार उसकी धमकी देते हैं। तो इस तरह की बातें करते बहुत हैं बहुत बजाय कि शुक्रिया, अपने बहुत देश बहुत